नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल थ्राइव माइंडसेट कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम उन महत्वपूर्ण विषयों से निपटेंगे जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। आज हम विशेष रूप से छात्रों और अभिभावकों के संदर्भ में तनाव, चिंता और डिप्रेशन के विषय पर विचार करेंगे। इस वीडियो में हम मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों के प्रबंधन के लिए कारणों, लक्षणों और प्रभावी रणनीतियों का पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि तनाव, चिंता और डिप्रेशन क्या है। हम प्रत्येक को परिभाषित भी करेंगे और पता लगाएंगे कि वे छात्रों और अभिभावकों में कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। इन स्थितियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए इन्हें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम जानते हैं, आजकल माता पिता द्वारा निर्धारित उच्च मानक मापदंड, शिक्षा में उच्च प्रतिस्पर्धा, साथियों के दबाव और सामाजिक तुलना के कारण बच्चों में तनाव में नियमित वृद्धि देखी जा सकती है। ये सभी कारक छात्रों में तनाव, चिंता और अवसाद यानी डिप्रेशन को बढ़ाते हैं। आइए एक एक करके इनको समझते हैं और शुरू करते हैं तनाव शब्द से, ताकि हम इसकी यात्रा की शुरुआत में ही इसका समाधान कर सकें। तनाव को किसी कठिन परिस्थिति के कारण होने वाली चिंता या मानसिक तनाव की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तनाव एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है जो हमें अपने जीवन में चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए प्रेरित करती है। इस स्थिति में माँ बच्चे या छात्र के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि छात्र अपनी माँ को उसके बारे में अपने पिता से शिकायत ना करने के लिए मनाता है, और खतरा उसको उसके पिता से है, क्योंकि बच्चा जानता है अगर वो असफल हुआ या अपने पिता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा या अपने माता पिता द्वारा निर्धारित दिनचर्या का पालन नहीं कर पाया तो वह उसे डांटेंगे या पीटेंगे। या कभी कभी इसके विपरीत माँ एक खतरा होगी और पिता बच्चे के लिए एक चुनौती होगा। दोनों स्थितियों में छात्र अधिक तनाव महसूस करता है और आगामी घटनाओं यानी प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं आदि के लिए दिमाग को स्थिर करने में विफल रहता है। अब हम चिंता के बारे में बात करेंगे। चिंता क्या है? चिंता यानी डर, भय और बेचैनी की भावनाएं। इससे आपको पसीना आ सकता है, बेचैनी और तनाव महसूस हो सकता है और दिल की धड़कनें भी तेज हो सकती हैं। यह तनाव के प्रति एक सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन तनाव से थोड़ी सी अधिक है, या हम इसे तनाव का ही एक चरण और कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर किसी कठिन समस्या का सामना करना पड़े, परीक्षा देने से पहले ऐसी स्थिति आना, या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप चिंतित महसूस कर सकते हैं। चिंता आपको ऊर्जा देती है और आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, लेकिन चिंता विकार वाले लोगों के लिए अस्थायी नहीं है और भारी भी हो सकता है। अगर हम छात्रों के बारे में बात करें तो उनकी चिंता यह होगी कि वे मानकों को पूरा करने में विफल रहे और अपने माता पिता द्वारा बनाए गए कार्यक्रम का पालन करने में विफल रहे, और भी बहुत कुछ कारण है। चिंता का कारण अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। यहाँ चिंता में आनुवंशिक यानी पैतृक और मस्तिष्क, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, तनाव और आपका वातावरण जैसे प्रमुख कारक बहुत भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन क्या है, कि कैसे किशोरों में अवसाद यानी डिप्रेशन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और वास्तव में डिप्रेशन है क्या। किशोरों में 13 से 17 साल की वर्ष में अवसाद एक गंभीर चिकित्सीय बीमारी है। यह कुछ दिनों के लिए उदास होने की भावना से कहीं अधिक है, और उदासी, निराशा, क्रोध या हताश की एक तीव्र भावना है जो लंबे समय तक बनी रहती है। ये भावनाएं आपके लिए सामान्य रूप से कार्य करना और अपनी सामान्य गतिविधियां करना कठिन बना देती है। आपका ध्यान केंद्रित करने में भी परेशानी हो सकती है। आप प्रेरित या ऊर्जावान नहीं रहेंगे।
अवसाद यानी डिप्रेशन में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे जीवन का आनंद लेना या दिन गुजारना भी कठिन हो रहा है। बचपन की तनावपूर्ण घटनाएं जैसे आघात, किसी प्रियजन की मृत्यु, धमकाना या दुर्व्यवहार डिप्रेशन का कारण बनते हैं। अत्यधिक तनाव चिंता में बदल जाता है और चिंता अवसाद में बदल जाती है। इसलिए कृपया इसे प्रारंभिक चरणों में पहचानें और इसे वहीं ख़त्म करने की कोशिश करें। इसे कम करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि किसी को अवसाद है यानी डिप्रेशन है तो उनमें अधिकतर समय इनमें से एक या अधिक लक्षण मिलेंगे, जैसे उदासी, खालीपन का एहसास, निराशा, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना, चिड़चिड़ापन, निराशा होना। आपके अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे उन चीज़ों की परवाह नहीं करना जिनका आप आनंद लेते थे। वज़न में बदलाव, जैसे कि जब आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं तो वज़न कम होना। नींद में बदलाव, जैसे सोने में परेशानी होना या सोते ही रहना। बेचैनी महसूस होना या स्थिर बैठने में परेशानी होना। अभी तक हमने जाना कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन क्या है, यानी तनाव, चिंता और अवसाद क्या है, इनके कारण क्या हैं और इनके लक्षण क्या हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। इसके लिए मैंने अपनी रियल लाइफ का एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले मैं बच्चों के मुद्दों से शुरुआत करूँगा, क्योंकि मैं भी ऐसी स्थितियों से गुजर चुका हूँ। फिर हम माता पिता के हिस्से पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब मैं एक बच्चे का पिता हूँ जो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहा है। इसके बाद हम इसके निष्कर्ष पर बात करेंगे कि हम दोनों पहलुओं को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं ताकि बच्चा और माता पिता दोनों तनाव मुक्त रहें। आइए शुरुआत करते हैं मेरे बचपन से। जैसे कि हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो दूसरों के साथ बात करने या खेलने या प्रतियोगिताओं में भाग लेने में संदेह महसूस करते हैं। वो अपने सामाजिक संबंधों जैसे भाई बहन, चचेरे भाई, चाचा चाची और अपनी माँ या पिता से भी दूर रहते हैं, चाहे यह उनके माता पिता के दबाव के कारण हो या उनके माता पिता द्वारा निर्धारित उच्च मानक मापदंडों के कारण हो, जिसमें छात्र या बच्चे खुद को समायोजित करने में विफल रहते हैं या अपने माता पिता द्वारा बनाई गई दैनिक दिनचर्या का पालन करने में असमर्थ होते हैं। यानी कि जैसे माता पिता बना देते हैं कि सुबह 6 बजे उठो या 5 बजे उठो, स्कूल जाने तक पढ़ो, फिर स्कूल जाओ, स्कूल से आने के बाद फिर 2-3 घंटे पढ़ो। कई तरह के ट्यूशन्स लग जाते हैं। कुछ बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ट्यूशन लग जाते हैं, जैसे कुछ एग्ज़ाम अपना यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहा है, तो उन चीज़ों के लिए भी ट्यूशन्स लग जाते हैं। बच्चों को समय ना देना, बच्चों के ऊपर और दबाव बनाना कि बाहर नहीं खेलने जाना है, घर के अंदर ही रहो। ऐसे में बच्चे या छात्रों पर अधिक दबाव बनता है। ऐसे मामलों में हमने उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी बदलाव देखा है। आमतौर पर वे अपनी बातें या समस्याएं किसी के साथ साझा नहीं करते और डरते हैं, और उन्हें हमेशा अपने माता पिता द्वारा पीटे जाने का डर रहता है, क्योंकि वो अपने माता पिता के निर्धारित मानकों के अनुसार खुद को समायोजित नहीं कर पाते। और हम उनकी शिक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य में भी नियमित गिरावट देख सकते हैं। इस मुद्दे को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पुराने दिनों में वापस जाना होगा। जब मैं किशोर था तो मेरे माता पिता भी मुझसे उम्मीद करते थे कि मैं कड़ी मेहनत करूं, अच्छी तरह पढूं, अच्छे नंबर लेके आऊं, पढ़ाई पे ध्यान दूं, और उन्होंने भी मेरे लिए कुछ मापदंड निर्धारित कर दिए थे। मुझे खेलने में रुकावट होती थी, मुझे बाहर खेलने नहीं दिया जाता था, ज़्यादा खेलने नहीं दिया जाता था। घर के अंदर खेलो तो जब भी पिताजी आते थे तो अब हमेशा पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पढ़ाई नहीं। तो उससे मुझे मेरे अंदर एक डर की भावना हो गई थी। मैं अपनी कुछ गलतियों की वजह से पीटा भी जाता था। मैं अपने पिता से बहुत डरता था, और जब भी मैं गलती करता था या उनके निर्देशों का पालन नहीं करता था तो हर समय अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता था कि वो मेरी शिकायत ना करें।
क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मेरी शिकायत हुई तो मुझे डांट पड़ेगी या मेरी पिटाई होगी। और बचपन में मेरे माता पिता मेरी तुलना कुछ असाधारण छात्रों से करते थे, जो बहुत पढ़ने में अच्छे होते थे, जिनको हम संस्कारी कह सकते हैं, संस्कारी बच्चे होते थे, उनके साथ तुलना करनी। कभी कभी हमारे सहकर्मियों के सामने या रिश्तेदारों के सामने हमें अपमानित करना कि देखो ये पढ़ता ही नहीं है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मैं हर समय उस चीज़ के बारे में संदेह महसूस करता था जो मैं करना या साझा करना चाहता था। मेरा आत्मविश्वास बहुत कम हो गया था। मैं ये मान रहा था कि मेरे माता पिता दुनिया के सबसे बुरे माता पिता हैं, जिसके बारे में मैंने बचपन में सोचा था। मेरी एकाग्रता शक्ति भी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। ना केवल मेरे माता पिता बल्कि मेरे शिक्षक भी बहुत सख्त थे। यदि कोई अपना दिया हुआ कार्य या गृह कार्य पूरे करने में विफल होता था तो वे बच्चे को बांस की पतली छड़ी के साथ पीटते थे। कुछ शिक्षक ने तो छात्रों को बॉलीवुड फिल्मों की तरह भी पीटा, खासकर मिथुन की तरह। यह मेरे लिए एक सदमा था और मेरे दौर में कई अन्य बच्चों ने भी ऐसी चुनौतियों का सामना किया होगा। इसके लिए आप अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको अपने स्कूल और अपने बचपन के बारे में बता देंगे। उपरोक्त सभी विचार मेरे मन में तब थे जब मैं किशोर था और अपने माता पिता के विचारों की वास्तविकता नहीं जानता था, क्योंकि मैं दुनिया को अपनी आँखों और अपनी बुद्धि से देख रहा था और परख रहा था। मैं अनजान था कि मेरे माता पिता मुझसे क्या अपेक्षा लगाए हुए हैं। उन्होंने मेरे भविष्य के बारे में क्या सोचा है, क्या योजनाएं बनाई हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने मस्तिष्क के विकास, उम्र के अंतर और पीढ़ी के अंतर के कारण उन्हें समझना नहीं चाहता था या समझ नहीं पा रहा था। जब मैं किशोर था तब मैं अपने माता पिता के साथ किसी भी रिश्तेदार के यहाँ कहीं बाहर जाने में कतराता था, ताकि मुझे पता था कि कहीं भी जाकर मेरी तुलना किसी भी चीज़ से की जाएगी और मुझे अपमानित भी किया जा सकता है। और वहीं उसके विपरीत जब मैं घर में अकेला होता था या अपने दोस्तों के साथ होता था या घर से कहीं दूर होता था, खेल रहा होता था, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी। मैं एक औसत छात्र था, चाहे हम उपरोक्त परिदृश्यों के साथ कारकों को सहसंबंधित करें या मस्तिष्क के विकास के कारण वजह कुछ भी हो सकती है। अब माता पिता के हिस्से पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अब मैं एक बच्चे का पिता हूं जो माध्यमिक कक्षा में पढ़ रहा है। जब मैंने अपनी शिक्षा पूरी की और 2009 में अपने करियर की शुरुआत की तो मैंने ये फैसला लिया कि मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा जैसा मेरे माता पिता के टाइम पर मेरे बचपन में मेरे साथ हुआ। अब अगर हम मेरे माता पिता और मेरे विचारों के बारे में बात करें तो एक बड़ा पीढ़ी अंतर था, और मेरे और मेरे बच्चे में बात करें तो इसमें भी एक पीढ़ी अंतर है, जिसमें हमने तकनीकी परिवर्तन देखा है। मैंने हमारे देश में तकनीकी क्रांति देखी। हमने टेलीग्राम पत्रों से लेकर SMS और इलेक्ट्रॉनिक मैसेंजर एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ऐसे कई अन्य बदलाव भी देखे। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने बच्चे के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करूँगा, ताकि हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें और एक दूसरे को समझ सकें। लेकिन कभी कभी मैं अपने बच्चे की लापरवाही, जिद और किसी चीज़ के बारे में कठोरता के कारण चिढ़ जाता हूँ जो वह करना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है। तो नतीजा यह होता है कि मैं अपना आपा खो बैठता हूँ और उसके ऊपर गुस्सा हो जाता हूँ, या कभी कभी उसकी पिटाई भी हो जाती है। और जब मैं किशोर था तो मेरे साथ मेरे माता पिता भी ऐसे ही करते होंगे। मैंने अपने बच्चे के लिए हर चीज़ की योजना बनाई, जिसमें वह किस स्कूल में जाएगा और भविष्य की कई योजनाएं भी शामिल थी। क्या खेलेगा, क्या उसके पास खिलौने होने चाहिए, क्या उसके पास टेक्नोलॉजी के टूल्स होने चाहिए, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैंने सब चीज़ों की प्लानिंग की। मैं उसके भविष्य को लेकर उत्सुक हूँ और मैं हर उस चीज़ की योजना बना रहा हूँ जो उसे अपनी शिक्षा और बाद में उसके करियर में सफल होने में मदद करेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को भी उन समस्याओं का सामना करना पड़े जिनका सामना मैंने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान या अपने पेशेवर करियर के शुरुआत में किया। अब चिंता वही है
जो बचपन में थी, लेकिन मैंने अपने बच्चे के प्रति अपने व्यवहार को बदल लिया, क्योंकि उसका मस्तिष्क विकास मोड में है और मेरा विकसित है। मैं अपनी विचार प्रक्रिया और उसकी विचार प्रक्रिया की तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। इसलिए मैंने उससे उसकी रुचियों के बारे में पूछा कि उसे क्या पसंद है, क्या खेलना चाहता है और किस विषय में उसकी रुचि अधिक है। मैं उसकी रुचि के विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ ताकि वह तनाव मुक्त रहे और अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी मानसिक स्थिति को स्वस्थ रख सके। हम सभी अपने बच्चों और अपने माता पिता से प्यार करते हैं। हम अपने बच्चों को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षात्मक हो जाते हैं और उन्हें उनकी रुचि के मुताबिक कुछ भी नहीं करने देते। कुछ मामलों में हमने माता पिता में अपने बच्चों के कारण तनाव, चिंता और अवसाद को भी देखा है। हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां बच्चे अपनी संगति यानी कि बच्चों के समूह के कारण शिक्षा में रुचि खो देते हैं और गलत गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। बच्चे क्लबों में शराब, सिगरेट या हुक्का आदि पीते हैं, जिससे माता पिता को यह झटका लगता है कि उनका बच्चा अब उनके हाथ से निकल गया है। माता पिता में तनाव, चिंता और अवसाद में योगदान देने वाले कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे अपने निर्धारित जीवन स्तर, निर्धारित शिक्षा मानक, नौकरियां, व्यवसाय आदि को पूरा करने में असमर्थ। ये कारक या तो सामाजिक संबंधों या लोग क्या कहेंगे के बारे में उनके विचारों के कारण माता पिता के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई कारक हैं जो माता पिता में तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकते हैं। कभी कभी हम अपने विचारों से रुकावटें पैदा कर लेते हैं और उन्हें बार बार उन्हीं चीज़ों पर हावी कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें पहले से ज़्यादा तनाव, फिर और अधिक तनाव, फिर चिंता और फिर अवसाद का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थितियाँ न केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, बल्कि वे पूरे परिवार को प्रभावित कर देती हैं। जब किसी व्यक्ति को तीव्र चिंता की समस्या या डिप्रेशन का पता चलता है तो अप्रत्याशित खर्चे भी शुरू हो जाते हैं। घर के बजट बिगड़ जाते हैं। जो जमा पूंजी होती है वो धीरे धीरे उनके इलाज पर लगना शुरू हो जाती है। इन सभी चीज़ों के कारण पूरा परिवार चिंताग्रस्त हो जाता है। अभी तक हम यह समझ चुके हैं कि विद्यार्थियों या बच्चों को बचपन में अपने माता पिता के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और बच्चे सोचते हैं कि माता पिता उनसे प्यार नहीं करते। और माता पिता का मुद्दा है कि जिसमें माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की खातिर और अपने सामाजिक संबंधों और रिश्तेदारों को दिखावा करने के लिए कुछ उच्च मानक स्थापित करते हैं। चर्चा किए गए कारकों के कारण हमने दोनों पीढ़ियों में तनाव, चिंता और अवसाद के मुद्दे देखे हैं। अब हम उन समाधानों की चर्चा करेंगे जिनको अपनाकर हम दोनों पीढ़ियों को तनाव, चिंता और अवसाद जैसी बीमारियों से मुक्त करा सकते हैं। हम अपने बच्चों को सीखने और समझने की क्षमता को समझेंगे, उससे कुछ अतिरिक्त गतिविधियों में शामिल करेंगे जिसमें वे आनंदमय और स्वतंत्र महसूस कर सकें। उन्हें निर्णय लेने देंगे, लेकिन हम उनके लिए गए निर्णयों पर भी ध्यान रखेंगे और उनको यह भी बताएंगे इसमें क्या सही है, क्या गलत है। उन्होंने जो निर्णय किया है उसमें कुछ गलत तो नहीं है। अपने बच्चों के साथ कुछ आनंदमय समय बिताएंगे और उनके साथ बाहर कहीं छुट्टियों पर जाएंगे, जो उनकी पसंदीदा जगह होगी। उनकी पसंद का खाना ऑर्डर करेंगे ताकि उन्हें गर्व, खुशी और ये महसूस हो कि वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि वाकई में है। उन्हें टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और नुकसान, जैसे कि टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन आजकल बहुत प्रचलित है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, बट माँ बाप की चिंता होती है कि वो मोबाइल फ़ोन पर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें ना खुल जाएं, बच्चे उनमें लिप्त ना हो जाएं। तो हम उन्हें पहले ही बताएंगे क्या सही है, क्या गलत है। उन्हें नशीली दवाओं और शराब के अवगुणों के बारे में भी बताएंगे, कैसे इनसे बचना है, कैसे इनसे दूर रहना है, ये सब चीज़ें। अपने बच्चों के साथ घूमने जाएंगे और उनके मानसिक एकाग्रता के लिए एक योग साधना भी उनको सिखाएंगे। अपने बच्चों की दूसरों से तुलना करना बंद करें, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई एक अलग गुण लेकर पैदा हुआ है और हर कोई गुणी है। हमारा बच्चा सर्वोपरि है
और हर किसी के पास अपने बारे में कई अच्छी आदतें भी होती हैं और कई अच्छी बातें भी होती हैं। तो अपने बच्चों की दूसरों से तुलना करना छोड़ें। शिक्षा या दिनचर्या का कोई ऐसा अव्यवहारिक कार्यक्रम ना बनाएं जिसका पालन आपका बच्चा ना कर सके। अपने बच्चों से हर बात पर चर्चा करें और उन्हें प्राथमिकता दें ताकि वे आपके साथ अपनी बात बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकें। ये दुनिया की कुछ बुनियादी बातें हैं जिसका पालन करके आप अपने और अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को समझ सकते हैं और उनको समस्याओं से मुक्त रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त समर्थन मांगना किसी कमजोरी का संकेत नहीं है, यह तनाव प्रबंधन का एक स्मार्ट तरीका है। दोस्तों, परिवारों के सदस्यों या पेशेवरों से बात करना हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मूल्यवान उपलब्धि प्रदान कर सकता है और हमें अपनी समस्याओं पर परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तनाव जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है जिसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इस पर हमें नियंत्रण करना जरूरी है। संकेतों को पहचान कर, आत्म देखभाल का अभ्यास करके और कार्य जीवन संतुलन बनाए रखकर हम प्रभावी ढंग से तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं और अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई बनाए रख सकते हैं। याद रखें, तनाव को प्रबंधित करना कोई विलासिता नहीं है। आज की व्यस्त दुनिया में यह एक आवश्यकता है। आइए अपनी और अपने प्रियजनों की देखभाल के लिए समय निकालें और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करें। याद रखें, हम यहाँ मदद करने और प्रेरित करने के लिए हैं और हम आपके समर्थन के लिए भी आभारी हैं और यही हमें आज के वीडियो के अंत तक लाता है। मुझे आशा है कि आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी और हमारे साथ बिताए समय का आनंद भी उठाया होगा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।